हम कई सालों से रियल एस्टेट शब्द का यूज करते आ रहे हैं, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आखिर यह शब्द वास्तव में आया कहां से। तो रियल एस्टेट दो शब्द हैं, रियल और एस्टेट। रियल शब्द का इसके लैटिन ओरिजिन के अनुसार अर्थ होता है ऐसा कुछ जो सच है या वास्तव में उसका एग्जिस्टेंस है, और एस्टेट का अर्थ होता है एक कंडीशन या एक स्टेटस। इसलिए रियल शब्द का मतलब हुआ सच तथा एस्टेट का मतलब हुआ स्टेटस, और जब हम इन दोनों को साथ जोड़ देते हैं तो फ्रेज ट्रू स्टेटस सामने आता है। इन्वेस्टमेंट के नजरिए से हमारे पास मोटे तौर पर दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला, हम एक्चुअल लैंड और एक्चुअल बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो अनअफोर्डेबल है और ज्यादातर लोगों के लिए एक बड़ा हैसल है। दूसरा ऑप्शन लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, जो स्टॉक मार्केट से जुड़े रिस्क के साथ आता है। लेकिन अब एक तीसरा ऑप्शन भी है, और वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू इन्वेस्ट करना। इसलिए इस वीडियो में हम इस फाइनेंशियल प्रोडक्ट की वर्किंग्स को करीबी तौर पर देखेंगे, क्योंकि हम समझेंगे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट किस प्रकार काम करता है। एक एसेट के रूप में उन्होंने इस प्रकार परफॉर्म किया है, उनका टैक्सेशन स्ट्रक्चर क्या है, और क्या आपको उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या रीट एक एंटिटी है, एक ट्रस्ट है जो इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट को ओन, ऑपरेट या फाइनेंस करता है। एक कंस्ट्रक्ट के रूप में रीट ज्यादा म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, जिसमें मल्टीपल इन्वेस्टर्स अपने पैसे को पूल कर सकते हैं, जिसे तब तक प्रोफेशनली मैनेज्ड रीट फंड को दे दिया जाता है। ये फंड ठीक उसी तरह जैसे कोई म्यूचुअल फंड स्टॉक खरीदता है, ऑफिस, होटल, हॉस्पिटल, मॉल आदि जैसी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदता है। इन प्रॉपर्टीज से अर्न्ड रेंट या बाइंग और सेलिंग पर होने वाला प्रॉफिट रीट इन्वेस्टर्स के लिए इनकम बन जाता है, जिसे बाद में डिविडेंड के रूप में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह काफी हद तक बताता है कि रीट किस प्रकार ऑपरेट करता है। अब इस विशेष प्रकार के ऑपरेशन को एक इक्विटी रीट के रूप में लेबल किया जाता है, पार्टली इसलिए कि यह किसी इक्विटी फंड की तरह डिविडेंड्स और कैपिटल अप्रिसिएशन प्रोवाइड करता है। लेकिन एक अलग टाइप का रीट भी होता है जिसे मॉर्गेज रीट कहते हैं, जिसका प्राइमरी ऑपरेशन प्रॉपर्टी को खरीदना या मैनेज करना नहीं होता, बल्कि दूसरे इन्वेस्टर्स को पैसे लोन पर देना या फाइनेंस करना है, जो तब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। बेशक इस मामले में मॉर्गेज रीट कोई रेंट प्राप्त नहीं करता, बल्कि उसकी जगह जो पैसा रीट ने लोन पर दिया है उसका इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं, जिसे बाद में इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। डिविडेंड, इंटरेस्ट तथा कैपिटल अप्रिसिएशन के बीच का यह अंतर थोड़ा महत्वपूर्ण है, जिसे बाद में इस वीडियो में इलैबोरेट करेंगे। अब ग्लोबली कई प्रकार के रीट होते हैं। रिटेल रीट होते हैं जो मॉल्स, शॉप्स तथा रिटेल एस्टैब्लिशमेंट्स में स्पेशलाइज्ड होते हैं। रेजिडेंशियल रीट, ऑफिस रीट होते हैं, और यहां तक कि हेल्थ केयर रीट भी होते हैं जो अस्पतालों, रिटायरमेंट होम्स तथा हेल्थ केयर सेंटर में इन्वेस्ट करते हैं। नंबरों में ग्लोबल रीट मार्केट साइज में लगभग $2 ट्रिलियन का है, जबकि एशियन रीट उस मार्केट का लगभग 14% है, जिसका वैल्यू पिछले साल $280 बिलियन था। भारत में रीट का कॉन्सेप्ट रिलेटिवली नया है, और पहली गाइडलाइन सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा 2007 में लागू की गई, जिसे बाद में 2014 में रेगुलेशंस के रूप में अप्रूव कर दिया गया। सेबी रेगुलेशन और सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स रेगुलेटर और भारत सरकार द्वारा रीट को एक आकर्षक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाने की दिशा में उठाए गए पहले पॉजिटिव स्टेप्स थे, और तब से खासकर जब इन्वेस्टर के हितों पर विचार करने की बात होती है तो काफी प्रगति हुई। उदाहरण के लिए ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करने के लिए ऐसे रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जैसे कि भारत में सभी रीट को केवल ट्रस्ट के रूप में ही गठित किए जाएं, न कि कंपनीज या एलएलपी की तरह, और ये रीट इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेडेबल होने चाहिए। इसके अलावा रीट को रेंट जनरेटिंग कमर्शियल प्रॉपर्टीज में फंड्स का कम से कम 80% निवेश करना जरूरी है, और केवल बैलेंस 20% का उपयोग ही रियल एस्टेट कंपनीज में स्टॉक खरीदने, लोन देने या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जैसे अधिक रिस्की एंडेवर्स के लिए यूज कर सकते हैं। रेगुलेशंस में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
रीट्स को नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश अर्निंग्स का 90% इन्वेस्टर्स में मैंडेटरीली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ये इन्वेस्टर्स को हायर अर्निंग्स प्रेडिक्टेबिलिटी देता है और कुछ और चीजें जिसके बारे में हम आगे सेक्शंस में डिटेल में बात करेंगे। टैक्सेशन एंगल से भी रीट को रेंटल इनकम, लीजिंग, इंटरेस्ट तथा डिविडेंड पर कुछ की टैक्स एग्जेम्पशंस ऑफर किए जाते हैं जो आमतौर पर दूसरे प्रकार की रियल एस्टेट कंपनीज को अवेलेबल नहीं होते। ये टैक्स बेनिफिट्स रीट की टैक्स लायबिलिटी कम करने में हेल्प करते हैं तथा उनके इन्वेस्टर्स के लिए हायर इनकम जनरेट करते हैं। कुल मिलाकर ये भारत में अभी भी अपने इन्फेंसी में है और एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में न केवल इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए बल्कि एक एसेट क्लास में अधिक फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए रीट को नर्चर करने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। एक इन्वेस्टर के नजरिए से रीट रिटर्न्स के दो क्लासेस ऑफर करता है। पहला डिस्ट्रीब्यूटेबल रिटर्न्स है जो डिविडेंड, इंटरेस्ट और कैपिटल के रूप में मिलता है। रीट से रिटर्न प्राप्त करने का दूसरा तरीका कैपिटल अप्रिसिएशन रूट के जरिए है जो स्टॉक मार्केट में इसके NAV के वैल्यू में इंक्रीज से होता है। अब अच्छा पार्ट यह है कि कंपनीज के उलट रीट उस कैश फ्लो को होल्ड करके नहीं रह सकते जिसे वो अर्जित करते हैं। उन्हें मैनेजमेंट फीस, डिप्रिसिएशन, मेंटेनेंस आदि जैसे कुछ एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने की अनुमति मिलने के बाद प्राप्त होने वाले 90% तक कैश को डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। अब यह समझना महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार रीट यूनिट होल्डर्स को रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट करता है और हम एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट, जो भारत का पहला पब्लिकली लिस्टेड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट था, की डिस्ट्रीब्यूशन हिस्ट्री की जांच करने के जरिए इसकी स्टडी करेंगे। यहां इस टेबल से पता चलता है कि एम्बेसी ऑफिस पार्क्स द्वारा रिटर्न कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं। ये हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिविडेंड पेमेंट्स और एमोर्टाइजेशन ऑफ SPV लेवल डेट। अब ये जो टर्म है एमोर्टाइजेशन ऑफ SPV लेवल डेट, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि SPV या स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो कि रीट की एक सब्सिडरी की तरह है, बस लोन को रीपे कर रही है जो उसने मूल रूप से रीट से लिया था। इसलिए अगर हम सबसे रीसेंट क्वार्टर यानी फिस्कल ईयर 2023 के Q4 पर गौर करें तो एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट ने इंटरेस्ट, डिविडेंड और एमोर्टाइजेशन ऑफ SPV डेट के रूप में टोटल 5.33 रुपए पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इस अमाउंट का 53% यानी 2.83 रुपए पर यूनिट और डिविडेंड था, 0.65 रुपीज पर यूनिट इंटरेस्ट था और 1.85 रुपीज एमोर्टाइजेशन ऑफ SPV डेट था। डिविडेंड, इंटरेस्ट और एमोर्टाइजेशन के रूप में ये डिवीजन टैक्सेशन स्टैंड पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ओवरऑल बेसिस पर रिटर्न की ये हिस्ट्री रीट के डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड को एस्टिमेट करने में इन्वेस्टर्स के लिए काफी यूजफुल है। यहां यह बताया गया है कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन का अनुमान लगाते हैं जो एम्बेसी ऑफिस पार्क्स के लास्ट 4 क्वार्टर्स में अराउंड 21.5 रुपए था। फिर आप करंट मार्केट प्राइस को चेक करते हैं जो इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के समय 370 रुपए था। 21.5 को 370 से डिवाइड करने पर आपका ग्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड होता है 5.8%। बेशक ये नंबर प्रिवेलिंग प्राइस पर यूनिट के आधार पर रोजाना चेंज होता रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्वेस्टर के रूप में किसी रीट में इन्वेस्ट करने से पहले रीट के एक्सपेक्टेड यील्ड के बारे में आपको एक डिसेंट आइडिया मिल सकता है। अब नोटिस करें, हम ग्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड शब्द का उपयोग कर रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अभी तक यहां जो देखा है वो प्री टैक्स यील्ड है। प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स यील्ड के बीच काफी अंतर हो सकता है, इसलिए आइए रीट्स के आसपास के कुछ टैक्सेशन रूल्स को देखें। तो वैसे 4 तरीके हैं जिनमें इन्वेस्टर्स रीट से रिटर्न कमाते हैं। इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, रिटर्न ऑफ कैपिटल है तथा एमोर्टाइजेशन ऑफ SPV डेट है और अंत में कैपिटल गेन है। इन 4 कंपोनेंट्स में से प्रत्येक के लिए टैक्सेशन रूल्स अलग हैं और उनका आपके पोस्ट टैक्स रिटर्न्स पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। आइए इंटरेस्ट पार्ट से शुरू करें। बहुत सरल सी बात है कि सभी इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल है, इसलिए अगर आप एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट के इन्वेस्टर हैं
तो क्वार्टर 1 के लिए ग्रॉस इंटरेस्ट ₹0.65 है और अगर आप 30% इनकम टैक्स स्लैब में हैं तो आपके टैक्स रिटर्न का नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट से 46 पैसे आता है। अगला कंपोनेंट डिविडेंड इनकम है और इस पर टैक्सेशन इस बात पर निर्भर करता है कि क्या रीट एसपीवी ने लोअर टैक्स रिजीम के लिए ऑप्ट किया था या नहीं। इसका अर्थ है कि अगर एसपीवी ने सरकार से टैक्स छूट के लिए ऑप्ट किया था तो डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए टैक्सेबल है। बहरहाल अगर एसपीवी ने कोई कर छूट नहीं लिया था तो डिविडेंड इनकम इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स फ्री है। इसका यह भी अर्थ हुआ कि डिविडेंड का टैक्स ट्रीटमेंट एक रीट से दूसरे रीट में अलग हो जाएगा, लेकिन केवल लूप को क्लोज करने के लिए और एम्बेसी ऑफिस पार्क्स तथा अंतिम उपलब्ध डेटा को देखते हुए उनके एसपीवी ने किसी टैक्स कंसेशंस के लिए ऑप्ट नहीं किया था तथा इसलिए सभी डिविडेंड उनके यूनिट होल्डर्स के हाथों में टैक्स से कर छूट प्राप्त है। तीसरा कंपोनेंट एमोर्टाइजेशन ऑफ एसपीवी लेवल डेट है जो पूरी तरह नॉन टैक्सेबल है, इसलिए वहां कर की कोई चिंता नहीं है। अब हम अगर इन सभी को एक साथ मिला दें और एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट के लिए बहुत स्पेसिफिक क्वार्टर 1 में कुल ₹5.33 पर यूनिट में से 88% हिस्सा टैक्स फ्री है। टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से समझ प्राप्त करने के लिए चौथा और अंतिम कंपोनेंट कैपिटल गेन है। अब अगर आपके पास रीट में एम्बेसी, माइंडस्पेस और ब्रुकफील्ड जैसी यूनिट्स हैं तो आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे कि अन्य इक्विटी इन्वेस्टमेंट को। अर्थात 1 साल से कम वाली होल्डिंग्स पर कमाया गया प्रॉफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है और उन पर 15% की दर से टैक्स लगता है और 1 साल से अधिक वाली होल्डिंग्स पर कमाया गया प्रॉफिट लॉन्ग टर्म है और उन पर 1 लाख रुपए से ज्यादा पर 10% की दर से टैक्स लगता है। बहरहाल रीट में होल्डिंग्स यूनिट की जगह अगर आपके पास किसी इंटरनेशनल रीट फंड ऑफ फंड में यूनिट्स हैं तो उस पर विभिन्न टैक्सेशन नियम लागू होते हैं। इस मामले में अगर होल्डिंग्स पीरियड 3 से कम अवधि का है तो इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा और इस पर इन्वेस्टर के इनकम टैक्स स्लैब के अनुरूप टैक्स लगेगा और अगर होल्डिंग पीरियड 3 से अधिक अवधि का है तो इसे लॉन्ग टर्म माना जाएगा और इस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% पर टैक्स लगेगा। रीट रेगुलर इनकम जनरेशन, 50,000 रुपए का कम इन्वेस्टिंग थ्रेशोल्ड, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कैपिटल गेन आदि सहित कई लाभ ऑफर करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह निवेशकों को उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने में सक्षम बनाता है। रीट का यूज करते हुए रियल एस्टेट में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपने एसेट एलोकेशन को इंप्रूव करने पर विचार कर सकते हैं, जो कि रिटर्न को बनाए रखते हुए पोर्टफोलियो रिस्क कम करने का एक वंडरफुल तरीका है। अब रीट की कुछ सीमाएं भी हैं। पहला, भारत में रीट की संख्या सीमित है। आज की स्थिति के अनुसार केवल 3 पब्लिकली लिस्टेड रीट है और एक म्यूचुअल फंड है जो इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स स्कीम ऑफर करता है। और हां, जहां कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि डीएलएफ और गोदरेज जैसे बड़े नाम अपने खुद के रीट इंट्रोड्यूस करने के लिए तैयार हैं, इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। गौर करने वाली दूसरी बात अर्जित इनकम पर टैक्सेबिलिटी एलिमेंट पर कुछ मामलों में डिविडेंड पोर्शन पर भी गौर करना है। 30% के स्लैब वाले इन्वेस्टर्स के लिए यह पोस्ट टैक्स रिटर्न पर एक बड़ा असर डाल सकता है। और अंत में किसी को यह भूलना नहीं चाहिए कि रीट में अंडरलाइंग एसेट कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो मंदी और लॉकडाउन जैसी इकोनॉमिक विपदाओं से अछूती नहीं है। इसलिए अगर इकोनॉमी में गिरावट आती है तो ये रीट्स की रेंट देने या रेंट लेने की क्षमता को भी कम कर सकती है। एक और पॉइंट जिसका हम यहां उल्लेख करना चाहते हैं वो ये है कि इस कंस्ट्रक्ट के कारण रीट को इक्विटीज के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए और इसलिए इससे इक्विटीज प्रकार के रिटर्न मिलने की उम्मीद नहीं है। हमारी राय में रीट निश्चित रूप से प्रॉमिसिंग दिखाई देते हैं और अगर अभी नहीं तो निश्चित रूप से भविष्य में जरूर प्रॉमिसिंग होगा जब हाल में उठाए गए बेबी स्टेप्स से यह सेक्टर मैच्योर होगा। आप निश्चित रूप से छोटी शुरुआत कर सकते हैं और रीट के साथ आपके एक्सपोजर को आपके पोर्टफोलियो के 5 से 10% के मिन मैक्स तक रखा जा सकता है। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। अगर आपने इस प्रेजेंटेशन को लाइक किया है तो लाइक बटन को जरूर टैप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों सहयोगियों के साथ शेयर करें।
समय निकालने के लिए धन्यवाद और हम अगले हफ्ते एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ आपसे मिलने की उम्मीद करते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.